opinion, ma'am. It looks like a political murder to me. तुम्हें किस पर शक है? VSR के बाद स्टेट और पुलिवेंदुला में सबसे बड़ा अनुभवी नाम कोई था तो वो था पॉलिटिकल लीडर दयानंद रेड्डी। ऐसा भी सुना है मैडम कि उनके कई साथी उनकी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ, पोजीशन और इन्फ्लुएंस को लेकर काफी जलते थे। इन लोगों में दो नाम खास है मैडम, वो है अभिलाष रेड्डी और भूषण रेड्डी। इनके नाम बाहर आए हैं मैडम। इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई बेस मौजूद है? है मैडम। इवन बेटर, आई हैव अ विटनेस। कौन है? अभिलाष रेड्डी के बड़े पापा यानी भूषण रेड्डी के बड़े भाई प्रदीप रेड्डी। हम लोग पुलिवेंदुला से हैं मैडम। हम लोग 5 बहनें और 6 भाई हैं मैडम। मैं सबसे बड़ा हूं। मैं रॉयल सीमा में एक्सप्लोजिव डीलर हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभिलाष रेड्डी और भूषण रेड्डी हत्या में शामिल हैं? क्योंकि दयानंद की बॉडी को देखने के बाद भूषण रेड्डी और डी शरद रेड्डी के नेतृत्व में गंगा रेड्डी अपराध स्थल की सफाई कर रहे थे। मैं तभी समझ गया था कि यहां कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है मैडम। क्या आपको मैं और कुछ बता सकता हूं मैडम? 2017 में MLC चुनाव में कोई भी दयानंद को हरा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने उसे हरा दिया था। कौन? डायरेक्ट गंगा रेड्डी और इनडायरेक्ट भूषण रेड्डी, अभिलाष रेड्डी और डी शरद रेड्डी। गंगा रेड्डी ने कुछ पैसे चुरा लिए थे जो सभी में बांटे जाने वाले थे। दयानंद तभी समझ गया था और जल्द से जल्द वो पार्टी ऑफिस में पहुंच गया। आप वहां क्यों रुक गए? आइए ना, यहाँ बैठिए। मैं जानता हूं ये तुमने किया है। मुझे हराने में तुम्हारी ये चाल है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दयानंद की मृत्यु के कुछ दिन पहले कड़पा निर्वाचन क्षेत्र से या तो मैं लड़ूंगा या फिर विजय अम्मा लड़ेगी। अभिलाष अभी बच्चा है, उसके पास अभी बहुत समय है। अगर वो चाहे तो जमल मुड़गू से चुनाव लड़ सकता है। ये न्यूज उन लोगों को मिल गई थी और ये सोचकर कि दयानंद उसके लिए बाधा बन जाएगा, ये सोचकर अभिलाष रेड्डी, भूषण रेड्डी ने ऐसा किया होगा। अब क्या करना है वो आप खुद तय कर सकते हैं। और एक बात मैडम, सुनने में आया है कि दयानंद एक मुस्लिम लड़की को बालपानूर में रोज मिलता था, और मैंने तो ये भी सुना है कि उस पर नजर रखने के लिए सिक्योरिटी भी रखी है। अब आप देख लीजिए मैडम। दयानंद के गुजरने के कुछ महीने पहले वो उमा महेश रेड्डी और अनिल यादव से मिला करते थे। ऐसा लगता है कि गंगा रेड्डी भी इसमें शामिल था। पिछले 2 सालों में दयानंद साहब ने बहुत से लोगों से लोन लिया था मैडम। लोन की रकम का हिसाब लगाया तो ये लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा है मैडम। What? यस मैम। बेंगलुरु में राधा कृष्ण नाम के एक आदमी ने एलहंगा में खुद की 80 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए दयानंद साहब को 10% कमीशन पर 8 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था मैडम। और इस ऑफर के लिए दयानंद साहब बेंगलुरु भी गए थे और इन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया था। बाद में दयानंद साहब को यह पता चला कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। So then that's a dead end. नहीं मैम, ये जानते हुए कि सारे डॉक्यूमेंट्स फेक है, तब भी दयानंद साहब अप्रोच्ड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट पीटर कैटी, और उसकी मदद से उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके लोन लेने के लिए कोशिश भी की थी। ये फेक पेपर्स है जानने के बावजूद भी? यस मैम। तो क्या लोन मिल गया था? नहीं मैम, बैंक ने लोन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं मैम, इन्वेस्टिगेशन में हमें एक इंटरेस्टिंग मैटर के बारे में पता चला, और वो ये कि दयानंद साहब वाज एक्चुअली ट्राइंग टू सेल सम डायमंड्स मैम। और इसी काम के लिए वो अक्सर अनिल यादव और उमा महेश रेड्डी से मिला करते थे। ये दयानंद को इतना कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ी?
एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए मेरे पिताजी ने माला सिन्हा को 1 लाख एडवांस दिया था। मैडम वो जमीन नहीं दे रहा था और मेरे पिताजी को आगे पीछे भगा रहा था। जब मैंने उसका पीछा किया तो उसने मुझे एक आइडिया दिया सर। और वो क्या था? ऐसा लगता है माला सिन्हा को खजाने की खुदाई के समय डायमंड मिला था। उसे बेचने के लिए वो बायर ढूंढ रहे हैं और अगर मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर लूं तो वो जो करोड़ों रुपए उससे मिलेंगे उसमें से मुझे थोड़ा हिस्सा देंगे मैम। मैंने कहा ठीक है और इसके बाद मैंने अपने घर का सोना बेचकर धीरे धीरे 6 लाख रुपए दे दिए मैम। तो क्या डायमंड्स बिक गए थे? नहीं मैम, उन्होंने कहा कि सब बिक चुका है, बस थोड़े पैसों का और इंतजाम करो। लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने अपने पैसे मांगे, जिसके साथ ही उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा और मुझे कई जगहों पर लेकर गए। इसके बाद से उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया मैम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। तो उमा महेश रेड्डी के सहयोग से दयानंद रेड्डी से मिला। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई और उनसे मामला सुलझाने की विनती की। इसके बाद दयानंद रेड्डी मुझे बेंगलोर लेकर गए माला सिन्हा से मिलवाने के लिए। वहां वो माला सिन्हा को एक तरफ लेकर गए और कुछ बातें की। जब मैंने पूछा कि क्या बात है तो कहा कि बाद में बताऊंगा और वापस पुलिवेंदुला लेकर आ गए। उन्होंने माला सिन्हा से क्या कहा था? दयानंद सर ने माला सिन्हा के साथ एक समझौता किया कि वो उसके लिए अपने डायमंड बेच देगा और 40% हिस्सा उसे देगा। जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने कहा कि डायमंड बिक जाने पर वो मेरे पैसे सेटल कर देगा। मुझे समझौते के लिए ले गया, लेकिन मुझे इग्नोर करके उसने खुद ही उसके साथ सेटलमेंट कर लिया। और उसके साथ डायमंड के बारे में बात करने के लिए वो अक्सर मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर आया था मैम। मेरी मां रो पड़ी और कहा कि उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। तो फिर तुमने कुछ नहीं किया? मैं क्या कर सकता था सर? हम पावरलेस इंसान हैं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। भूल जाओ सब कुछ। तुम्हें लगता है माला सिन्हा ने जो डायमंड्स दिखाए थे वो असली थे? तो तुमने माला सिन्हा को जाने क्यों दिया? नहीं मैम, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो मुझे कभी नहीं दिखा। मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूं मैम। तुम बाहर वेट करो। ठीक है सर। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इट वोंट टेक मच टाइम। हाँ पूछिए। दयानंद को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी क्या? मेरे बड़े चाचा और पिताजी हमेशा एक बात कहा करते थे, चाहे हम लोग सत्ता में रहें या ना रहें, जब जनता हमारे पास आती है तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जब भी कोई उनके पास आता था वो हमेशा कुछ ना कुछ दिया करते थे, जो भी उनके पास होता। वैसे जनता के लिए मेरे पिताजी ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। चाहे हमारे कारोबार में पिताजी को हर महीने लाखों रुपए मिलते थे, पर वो उन्हें भी इसके साथ मैनेज करते थे। तो फिर घर का खर्चा, स्टाफ सैलरी? वो सब हमारे कंट्रोल में है। मतलब माँ इसका ख्याल रखती है।